सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द फुटबॉल फैक्ट्री। और आज हम बात करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस के बारे में। जर्मनी को एक अपसेट मिला जापान के थ्रू। भाई क्या गेम था वो, ब्यूटीफुल फुटबॉल फ्रॉम जापान। और देखो पिछले बार भी हमने देखा लास्ट मैच में सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना वाला जो मैच था उसमें भी किस तरीके का अपसेट मिला था एक बड़े जायंट को, नेशनल टीम को। उसी टाइप का एक बहुत तगड़ा अपसेट मिला। भाई क्या गेम था, क्या गेम था भाई। दिस इज वाई आई लव फुटबॉल यार, दिस इज वाई आई लव फुटबॉल। क्या गेम था भाई, बहुत तगड़ा गेम था भाई, बहुत सही गेम था, बहुत सही। जिस तरीके से जापान ने कैपिटलाइज किया सेकंड हाफ में भाई, इट वाज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट फ्रॉम जापान। मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से जापान आएगी सेकंड हाफ में, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, आई थिंक कि ये मैच पहले ही डेड हो जाता अगर जर्मनी अपने चांसेस ले लेती राइट टाइम पे। बट उन लोगों ने चांसेस बनाया नहीं, जस्ट लाइक अर्जेंटीना को बहुत चांसेस मिले थे सऊदी के अगेंस्ट, बस उन्होंने भी नहीं मौका बनाया, जिसके वजह से उनको सफर करना पड़े एक हैवी लॉस। एंड यही सिनारियो सेम रहा इस मैच में भी, और हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में आगे। बट दूसरा जो मैच था हमारा, स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका। स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका, मतलब आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। भाई क्या गेम था वो, मतलब फुल डोमिनेंस जिसको बोलते हो आप, फुल डोमिनेंस विदाउट डूइंग मच थिंग्स। मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, अपना एक नेचुरल गेम खेल रहे थे। मतलब जो नेचुरल फुटबॉल स्पेन खेलती है वही उन्होंने खेला, और उन्होंने वहां से 7-0 का स्कोर कर दिया, 7 गोल स्कोर किए कोस्टारिका के अगेंस्ट। हाँ सब बोलेंगे कि हाँ कोस्टारिका तो एक मतलब बिलो एवरेज टीम आप बोल सकते हो, उन्होंने कुछ किया नहीं ना, वो लोग अटैक कर ऑफेंसिव में ज़्यादा बढ़िया थे ना, वो लोग डिफेंस में ज़्यादा बढ़िया थे, जिस वजह से स्पेन ने ये कर दिया। नहीं नहीं भाई ये पूरा प्योर डोमिनेंस था, प्योर डोमिनेंस था। जो भी ये बोलोगे कि हाँ स्पेन को तो ये टीम मिल गई, अच्छा कर गई, अगर यही अपसेट हो जाती स्पेन तो बोलता है क्या कर दिया क्या कर दिया। वैसा कुछ नहीं था, स्पेन ने प्योर फुटबॉल खेला, जो अपना नेचुरल फुटबॉल वो खेलती है। जिस तरीके से उनके प्लेयर्स के मूवमेंट्स होते हैं, पेड्री, गावी, बुस्केट्स, एसेंसियो, भाई एसेंसियो क्या तगड़ा खेला आज। Asensio was one of the best player on that pitch. Dani Olmo, Ferran Torres, each and every player was at their peak. बहुत तगड़ा खेला स्पेन ने यार। और आई थिंक स्कोर और हो सकता था, बट फिर धीरे धीरे स्पेन ने गेम को थोड़ा सा कंट्रोल किया और बॉल को थोड़ा सा हटा दिया अपने, मतलब जो पेस होता है, टेम्पो होता है गेम का, उसको थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके वजह से हमें ये स्कोर मिला, नहीं तो और स्कोर हम देख सकते थे। और टॉकिंग अबाउट द गेम, देखो एसेंसियो का जो रोल था, जब मैंने स्क्वाड देखा तो आपने ऑन पेपर ये 4-3-3 लग रहा था ऑलमोस्ट आपको कि हाँ रॉड्री एज ए सेंटर बैक खेलेंगे विद एजिपेलिक्वाटा इन दैट राइट बैक रोल, प्लस जॉर्डी अल्बा इन दैट लेफ्ट बैक रोल। बट ऐसा था नहीं, मोर ऑफ द ये एक 3 सेंटर बैक सिस्टम था, जिसमें एजिपेलिक्वाटा एज ए राइट सेंटर बैक खेले थे, प्लस जॉर्डी अल्बा को एक बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया था आगे जाने का, विद आप बोल सकते हो ऑल्मो, टॉरेस बीइंग इन वाइड एरियाज, और जो जॉर्डी अल्बा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल्मो को हेल्प कर रहे थे इन द लेफ्ट फ्लैंक, प्लस पेड्री, गावी एंड बुस्केट्स नैरो होके खेल रहे थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे वो लोग, जिससे पासिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो रही थी। एंड एसेंसियो मूविंग टुवर्ड्स द डीप। भाई एसेंसियो क्या खेल रहा था, मुझे मतलब एक बेंजमा वाली फीलिंग आ गई जिस तरीके से एसेंसियो खेल रहा था एज फॉल्स 9, क्योंकि वो हर एक बंदे के साथ लिंक कर रहा था ऑन दैट पिच। और पोजिशनल चेंजेस जो हो रहे थे स्पेन के थ्रू से, तो उसने पूरे कोस्टारिका को कंफ्यूज कर दिया था, पूरे कोस्टारिका को डिफेंस को कंफ्यूज कर दिया था, उनके मिडफील्ड लाइन को कंफ्यूज कर दिया था, जिसके वजह से मार्किंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। कभी आप देख रहे थे कि फरान टोरेस लेफ्ट पे आ जा रहा है, कभी आप देख रहे होगे कि हाँ डैनी ओल्मो राइट पे चला जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। एसेंसियो बहुत ज्यादा डीप ड्रॉप कर रहा था, लिंकअप कर रहा था बुस्केट्स के साथ, पेड्री के साथ, गावी के साथ, ओल्मो के साथ, फरान टोरेस के साथ, मतलब वो एक मेन रोल प्ले कर रहा था एट ऑफेंसिव फेज में स्पेन के, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हेल्प मिला। और बुस्केट्स, भाई बुस्केट्स को आप एक कवर दे दो, बुस्केट्स को आप कवर दे दो, वो फिर पूरे गेम को संभाल देगा, क्योंकि बुस्केट्स
उस सॉर्ट ऑफ प्लेयर है ना कि वो इजीली तोड़ सकता है। और पेड्री, गावी भाई, गावी क्या खेला। गावी, पेड्री, आज मैंने मैच देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ पेड्री उस सॉर्ट ऑफ गेम प्ले उसका दिख रहा था, बट गावी भाई, गावी का वर्क रेट पीक पे था, टॉप पे था गावी का वर्क रेट। जिस तरीके से गावी खेल रहा था भाई, रिकवरी रन्स उनके देखो, फिर आप पासिंग एबिलिटीज देखो उसके, किस तरीके से लिंकअप प्ले कर रहा था दोनों विंगर के साथ, जॉर्डी अल्वा के साथ, एसेंसियो के साथ, पेड्री के साथ, बुस्केट्स के साथ, कभी कभी रॉड्री भी आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे थे, उनके साथ किस तरीके का कॉम्बिनेशन प्ले था गावी का। इट वॉज टोटली ब्रिलियंट। प्लस कोस्टारिका भी जब अपने मतलब अटैकिंग थ्रेट्स बना रही थी तो स्पेन वहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दिखाकर पूरे उनके अटैक्स को तोड़ रहा था। स्पेन इज प्लेइंग क्वाइट वेल यार। और बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ थियागो क्यों नहीं है स्क्वाड में, तो आई थिंक थियागो का एक जो रोल होता है वो बुस्केट्स आपको करके दे रहे हैं, प्लस थियागो वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। आप जनरली देखोगे तो थियागो के पास वो शॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स नहीं होते हैं, बट बुस्केट्स भाई, बाकी जितने प्लेयर्स हैं, जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा था ऑन दैट पिच भाई, इट वॉज ब्रिलियंट। एंड स्पेन प्लेड रियली ब्रिलियंटली इन दिस गेम। बहुत तगड़ा गेम था, बहुत फाड़ गेम था ये स्पेन के थ्रू से भाई। क्या मतलब, स्पेन को इस तरीके से खेलते देखना एक सपना होता है। स्पेन को इस तरीके से खेलते देखना, हम देखते आए थे पिछले कुछ गेम्स में स्पेन को गोल्स नहीं मिल रहे थे, बट ये गेम परफेक्ट था। जिस तरीके से गोल्स आए, आप बात करो पाब्लो साराबिया भी आए, फिर मार्को एसेंसियो का गोल आया, फिर आपका डैनी ओल्मो का गोल आया, फिर गावी का गोल आया। बहुत तगड़ा गेम था यार, बहुत तगड़ा। ऐसे गेम्स इसी सब गेम्स के लिए वर्ल्ड कप होते हैं यार, इसी सब गेम के लिए वर्ल्ड कप होते हैं। और स्पेन का प्लान था कि हाँ हम अपना जो डोमिनेंस है वो फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट हम रखेंगे, पोजीशन रखेंगे बॉल पे, हम ज़्यादा उनको बॉल कंट्रोल करने नहीं देंगे कोस्टारिका को। और हम जानते हैं स्पेन किस तरीके का गेम खेलना पसंद करती है, उनके गेम पोजीशन बेस ही होते हैं, पासेस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इस गेम में 1043 पासेस थे टोटल स्पेन के, शॉट्स ज़्यादा नहीं लिए बट 1043 पासेस, समझ रहे हो, एक गेम में 82% का बॉल पोजीशन था, 8 शॉट्स ऑन टारगेट था एंड 7 ऑन गोल, 7 गोल, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 7 गोल पे भाई। दिस इज ब्रिलियंट। कन्वर्जन रेट देख रहे हो, कत्तल फाड़ कन्वर्जन रेट। कोस्टारिका ऑन द अदर हैंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, भाई कुछ नहीं कर पाई कोस्टारिका। आई थिंक उनाई सिमन को तो बॉल पकड़ने का भी मौका नहीं मिला होगा, जिस तरीके का स्पेन ने डोमिनेंस दिखाया इस मैच में, जिस तरीके का पोजीशन वो लोग रख रहे थे, जिस तरीके का गेम उन्होंने खेला भाई, इट वाज ब्रिलियंट। एंड जर्मनी के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि ये गेम वो हार चुके हैं, अगला गेम स्पेन के साथ खेलेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है। जर्मनी को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जापान का भी अगर आप देखो, जापान मतलब ऐसा लग नहीं रहा था जैसा जर्मनी को चांसेस मिले थे स्टार्टिंग में, ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ जापान कुछ कर पाएगी, जर्मनी किल ऑफ कर देगी गेम को फर्स्ट हाफ में ही, बट ऐसा हुआ नहीं, चांसेस वो बना नहीं पाए। हम जैसा जानते हैं जर्मनी किस तरीके का फुटबॉल खेलना पसंद करती है वो लोग। आज मैंने जब उनका स्क्वाड देखा जर्मनी का, देख लो जर्मनी का, जब आप स्क्वाड देखोगे तो उसमें 2 आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स दिखेंगे, जमाल मूसियाला एंड थॉमस मुलर। तो मैंने सोचा था कि जिस तरीके का जब जर्मनी स्क्वाड लेके उतरी है तो ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्ले होगा, एज अ 4-2-3-1 वो लोग खेल रहे थे ऑन पेपर, बट ऑन द फील्ड दैट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि एज 3 सेंटर बैक्स को लेकर वो खेल रहे थे, रूडिगर, शोल्टरबैक एंड सूले, और 2 डिफेंसिव मिडफील्डर, आप बोल सकते हो इल्काई गुंडोगान थोड़ा सा अप फ्रंट खेल रहे थे, जोशुआ किमिच खेल रहे थे उनके साथ। बट आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां हुई यहाँ पर, आप बोल सकते हो हांसी फ्लिक से, कि आप राइट विंग बैक पर मुलर को कभी कभी आप ले आ रहे थे, तो वहां से मतलब जो चांसेस क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं मुलर सेंट्रल पे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, उनका जो लिंकअप रहता है जमाल मूसियाला के साथ या इल्काई गुंडोगान के साथ, या फिर डेविड रॉम जो खेल रहे थे, क्या नाम, डेविड रॉम या जो भी है वो जो खेल रहे थे, उनके साथ एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता है इनसाइड स्पेसेस पे, जो जर्मनी का वो नेचुरल प्ले है। सो आई थिंक ये एक कंसर्न बना पड़ा है फुल बैक्स का जर्मनी के लिए। और अगर आप हांसी फ्लिक
को अगर कुछ करना है तो आई थिंक कुछ सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पेसी डिफेंडर्स हैं नहीं उतने ज़्यादा जो कि ट्रैक बैक कर ले इजीली बॉल को, क्योंकि सूले भी उस टाइप का नहीं खेल पाते हैं, शोल्डर बैक भी उस टाइप का नहीं खेल पाते। रूडिगर आपके पास है बट ही इज वन एंड ओनली द सोल डिफेंडर। सो वो जो पेस है आपके पास वो नहीं है। तो जापान आप देख लो, वो भाई अटैकिंग ट्रांजिशन में बहुत फास्ट है, वो लोग जानते हैं बॉल को किस तरीके से मूव करना है, और उन्होंने वही किया सेकेंड हाफ में। अपना जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया, टैक्टिक्स को थोड़ा चेंज किया, 3-4-3 सिस्टम में आए। टोमियासु को लाया उन्होंने, मिनामिनो को लाया उन्होंने, असानो को लाया, दोआन को लाया, एंड काओरो मिटोमा, द बेस्ट प्लेयर फॉर जापान, काओरो मिटोमा। जिस तरीके से उन्होंने बीट किया, जिस तरीके से जो पहला गोल आया जापान का, जिस तरीके से उन्होंने बीट किया दो डिफेंडर्स को, इट वाज ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट इट वाज। और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उनके मैनेजर को, मोरियासु को, कि उन्होंने जो भी लूप होल्स दिख रहे थे जर्मनी के सिस्टम में, उसको तुरंत उन्होंने यूटिलाइज किया। और जिस तरीके से सऊदी ने किया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, सेम उसी तरीके का किया। और एशियन फुटबॉल भाई, पहला मैच अगर आप देखो कतार वाला, वो खराब था, ईरान ने 6 गोल कंसीड किए थे, बट दिस टू टीम्स सऊदी अरेबिया एंड जापान, दे इम्प्रेस्ड मी अ लॉट भाई। बहुत तगड़ा खेला, बहुत सही खेला इन दोनों टीम ने, दो टॉप टीम्स को हराया। आप मतलब जापान में मैं बोल रहा था जब मैं बना रहा था ग्रुप एनालिसिस वाला वीडियो, आपने अगर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से इन्होंने बेल्जियम को लगभग अपसेट कर दिया था लास्ट वर्ल्ड कप में। सो जापान को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये कभी भी आपको हिट बैक कर सकती है, और आज वही हुआ भाई। हाजिमे मोरियासु का एक ब्रिलियंस था, जिस तरीके से उन्होंने रीड किया सेकंड हाफ को, और जिस तरीके का उन्होंने लाइनअप उतारा, जिस तरीके के चेंजेस किए, क्योंकि इस गेम का जो मेन पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, वो चेंजेस थे, सब्सटीट्यूशंस थे। अगर सब्सटीट्यूशन सही तरीके से नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि जापान को ये रिजल्ट मिल पाता, क्योंकि उनके जितने भी सारे बंदे थे, प्लस उनका जो गोलकीपर था उसने भी बहुत तगड़े सेव्स निकाले। एंड भाई बहुत तगड़ा गेम था ये, बहुत तगड़ा गेम था। ऐसे अपसेट्स देखने में मजा आता है, इसीलिए वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए इस सॉर्ट ऑफ गेम्स होते हैं। और आप प्रेडिक्ट करते रह जाओगे कि हाँ जर्मनी ले जाएगी, अर्जेंटीना ले जाएगी, बट दिस स्मॉल टीम्स मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा स्मॉल टीम्स, क्योंकि दे आर मच बिगर देन मोर ऑफ दोज टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। सो मैं स्मॉल टीम्स नहीं इनको बोलूंगा, बट जिस तरीके का इन्होंने दिखाया है, मतलब अपना जो एक एथलेटिसिज्म दिखाया है इन्होंने, प्लस इन्होंने जो अपना एक कंपोजर दिखाया है, जिस तरीके का इन्होंने मैच किया था जर्मनी के अगेंस्ट, क्योंकि जर्मनी जनरली बॉल कंट्रोल कर रही थी, बट आफ्टर जो 4 मिडफील्डर्स का इन्होंने मैच कर दिया जर्मनी के साथ, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। एंड मैंने बताया था कि किस तरीके को जर्मनी को प्रॉब्लम होगी अगर उनके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। तो आई थिंक कि काय हावर्ट्ज यहाँ पे उस टाइप का एक रोल प्ले नहीं कर पाए जैसा उनको करना चाहिए था, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए होता है जब आप इन सॉर्ट ऑफ गेम में खेल रहे होते हो। प्लस फ्लैंक्स में भी उनको उस टाइप का हेल्प नहीं मिला, क्योंकि फुल बैक्स उतने अच्छे हैं नहीं अभी जर्मनी के पास। अगर मैं मतलब आपको ऐसे बताऊं तो फुल बैक्स उनके पास है नहीं अच्छे जो कुछ क्वालिटी प्रोवाइड करा पाए, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। और आई थिंक हांसी फ्लिक को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुंडोगन का जब सब्सटीट्यूशन हुआ, गुंडोगन वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन दैट पिच, क्योंकि आई थिंक गुंडोगन वॉज, क्योंकि जब आप देख रहे होगे कि गुंडोगन ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे थे, जिसके वजह से फर्स्ट हाफ में भी जब जापान ने अपना टैक्टिक्स नहीं चेंज किया था, कुछ वो 4-2-3-1 के या फिर 4-4-2 के जो सिस्टम में खेल रहे थे वो लोग, तो वहां पे जब गुंडोगन ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे तो वो जो इस एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा था वहां से जापान कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी। सो आई थिंक अगर गुंडोगन वहां पे रहते, दो गोरेट्स्का वाज नॉट ए बैड सब्स्टिट्यूशन, बट अगर गुंडोगन वहां पर रहते तो कुछ डिफरेंट हो सकता था, और कहीं ना कुछ जर्मनी निकाल कर ले जाती, क्योंकि एज ए क्रिएटर ही इज वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि आप किमिच से उस टाइप सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो जैसा गुंडोगन आपको देता है, वो जो ऑफर करता है वो बंदा। एंड सूले का गेम ऑफ था, शोल्डर बैक का गेम भी काफ़ी खराब रहा, क्योंकि गोल उन्होंने बहुत वाहियात गोल कंसीड कर दिया, एंड सूले भी भाई उतना बढ़िया नहीं था। डिफेंडर्स की प्रॉब्लम है जर्मनी में, बट देखो कैसे उनको सॉर्ट आउट करती है जर्मनी। एंड भाई जो गोंडा या क्या नाम है उस बंदे का,
गोलकीपर जो जापान का, उसने भी बचा लिया जापान को कहीं ना कहीं। सो बोथ दिस गेम्स वाज ब्रिलियंट भाई, काफी तगड़ा गेम था दोनों। एंड ऐसे अपसेट्स मिल रहे हैं भाई, देख रहे हो आप, ऐसे अपसेट्स हमें मिल रहे हैं वर्ल्ड कप में जिसका हमें कोई मतलब हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कब क्या हो जाए। और सर्बिया क्या ब्राजील को हरा सकती है, घाना पोर्तुगल को हरा सकती है, भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में। और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।